प्यारे बच्चों, चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के अस्त्र शस्त्र या उपकरण का शेष भाग। ठीक है बच्चों, हम लोग इसमें कुछ पढ़ चुके थे, बाकी और बचा हुआ है तो आगे हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आप लोग अच्छे हो, चलिए खुश रहो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग पहुंचते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग जो है विमान भेदी शस्त्र के बारे में पढ़ रहे थे और इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। यहीं से हम लोगों का चैप्टर समाप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अब विमानों से जो भारी तबाही होने लगी तो प्रतिरोधक अस्त्र का निर्माण भी किया जाने लगा। प्रतिरोधक अस्त्र का मतलब उसका विरोधी अस्त्र, यानी विमानों को गिराने का अस्त्र। ठीक है, अब इसके लिए जो है हर राष्ट्रों ने अलग अलग तरीके से अपना निर्माण किया। अब देखिए, पहली बात तो एक विमान भादी तोप का निर्माण किया गया। विमान भेदी तोप, ये ऐसी तोप होती थी और इसके अनेकों प्रकार की तोपों का निर्माण किया गया। अब इसकी विशेषताएं क्या होती थी? ऐसी तोप जो चारों ओर 360 डिग्री तक घूम सके, जिसकी नली जो है चारों तरफ, यानी ये नली है तो ये चारों तरफ घूम सके। ठीक है, 360 डिग्री तक। और दूसरा, तोपों का मुख सीधा 90 अंश तक सीधा हो सके, अर्थात इधर से गोले निकलकर अटैक कर सके। ठीक है, अब बाकी जो है गोले की गति तथा विमान की गति की स्थिति ज्ञात रहे। अगर ज्ञात रहेगा तभी जो है ये तोप के गोले विमान को निशाना बना पाएंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब इसके लिए 20 मिलीमीटर एवं 40 मिलीमीटर व्यास वाली बोफोर्स तोपों का निर्माण किया गया। और ब्रिटेन ने तो 3.7 इंच एवं जर्मनी ने 88 मिलीमीटर व्यास वाली तोपों का निर्माण किया था। किसके लिए? विमानों को गिराने के लिए, विमान भेदी अस्त्रों के रूप में। अब देखिए, विमान भेदी रॉकेट का भी निर्माण हो गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में विमानों को गिराने के लिए विमान भेदी रॉकेट का भी निर्माण हो चुका था और प्रयोग भी किया गया। ये रॉकेट जो होते थे, जब टैंक पर जो है रॉकेट लॉन्चर लगाए गए थे तो ये जलपोत एवं स्थल दोनों स्थानों से रॉकेट को छोड़ा जा सकता था, क्योंकि रॉकेट का लॉन्चर जो है जहाँ भी लगा दिया जाए वहीं से उसको लॉन्च किया जा सकता था। ठीक है बच्चों, यानी ये रॉकेट जो है जलपोत एवं भूमि, चाहे जलपोत पे रख के चलाइए चाहे भूमि पर, दोनों ही स्थान पे प्रयोग किया जा सकता था। चलिए अगला जो उपकरण है वो है रडार। रडार के लिए बच्चों सभी लोग, आप लोगों ने रडार के बारे में जाना होगा और बहुत से बच्चे रडार का नाम भी सुने होंगे। तो रडार, पहली बात तो ये इसका फुल नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंज। बच्चों इसका ये अक्सर ये प्रश्न में पूछा जाता है आप लोगों से कि रडार का फुल नाम क्या है, रडार का पूरा नाम क्या है। तो इतना ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंज। ठीक है, कहीं कहीं लिखा मिलता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है बच्चों, दोनों उत्तर सही है, जो भी आपके विकल्प में हो उसी को आप लोग टिक कर दीजिएगा। अब ये देखिए, रडार की खोज क्यों की गई और कौन किया? जर्मन विमानों से जब भारी तबाही होने लगी, ठीक है, तो ब्रिटेन ने जो है रडार की खोज की। अर्थात जर्मन विमानों की बमबारी से ब्रिटेन तबाह हो जाता अगर शीघ्र ही उसने रडार की खोज ना की होती तब। यानी जर्मन विमानों से बचने के लिए, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि जर्मन विमानों से बचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया गया, या विमान के हमलों से बचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया? बच्चों ये है रडार। किसने किया? ब्रिटेन ने। ठीक, जर्मन विमान कौन से दिन से बचने के लिए? V1 और V2, यही है दोनों जर्मन विमान, या इन्हीं को कहा जाता है उड़न बम। ठीक, और V2 को कहा जाता है जर्मन लॉन्ग रेंज रॉकेट, जर्मनी की लंबी दूरी का रॉकेट, जर्मन लॉन्ग रेंज रॉकेट वो है V2। ठीक है बच्चों, चलिए ये
रडार जो है यह द्वितीय विश्व युद्ध की एक अद्भुत खोज थी। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। रडार के कार्य क्या थे? शत्रु के वायुयानों के आने के पहले सूचना देना और शत्रुओं के वायुयानों को मार्ग में ही रोकना। जब इसकी खबर मिल जाएगी तो मार्ग में रोका जा सकता है। और विमान भेदी तोपों को निर्देशित करना। ठीक है, वायुयान को सही मार्ग हेतु निर्देशित करना रडार का काम है। अंधेरे कोहरे आदि अवरोधों में सही लक्ष्य का पता लगाना। अंधेरे कोहरे दोनों ही स्थितियों में सही लक्ष्य का पता रडार द्वारा ही लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, जल के अंदर पनडुब्बियों की सही स्थिति ज्ञात करने के लिए भी रडार का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, ये रडार क्या होता है? एक छतरी नुमा, जैसे हम लोगों के पास डीटीएच हम लोगों के छतों पे लगा होगा, ध्यान दीजिए। जैसे डीटीएच से होकर हम लोग फिल्में देखते हैं, हमारे यहाँ टेलीविज़न वगैरह में जो फिल्में आती हैं वो डीटीएच से ही होकर आती है। तो वो डीटीएच से होकर वो स्क्रीन पर यानी वायुमंडल में सब कुछ मौजूद है, किरणों के द्वारा केवल उनको जो है पकड़कर विभिन्न उपकरणों से केवल स्क्रीन पर लाया जाता है। तो ऐसे ही जो है छतरी नुमा स्थिति होती है जो कि अपनी किरणों को फेंकती हैं, वह से किरणें निकलती हैं आसमान की तरफ। आसमान में अगर कोई चीज़ उड़ रहा होता है, ठोस चीज़, लोहे जैसा, तो उसकी किरणें जो है वहाँ से लौटकर फिर आकर यहाँ पर्दे पर या स्क्रीन पर अपना चित्र प्रदर्शित करती हैं। तो जिससे पता चल जाता है कि इस क्षेत्र में कोई भी उपकरण, आसमान में हमारे उपकरण मौजूद हैं और उपकरण की बनावट जहाज जैसी होती है, तो ये मान लिया जाता है कि ये वही है। किसका है नहीं मालूम। ये होता है कि कोई न कोई उपकरण हमारे क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। रॉकेट द्वितीय विश्व युद्ध की एक विलक्षण खोज है रॉकेट। और युद्धरत सभी राष्ट्रों यानी मित्र राष्ट्रों ने भी और धुरी राष्ट्रों ने भी रॉकेट का निर्माण कर लिया था। रॉकेट का निर्माण कर लिया था सभी राष्ट्रों ने लगभग। और अमेरिका ने 3.5 इंच व्यास के रॉकेट लॉन्चर का निर्माण किया। बच्चों, 3.5 इंच रॉकेट लॉन्चर यानी व्यास जिसका था 3.5 इंच, तो उसी में रॉकेट भर के छोड़ा जाता था। उसे दिशा एवं गति उसे प्रदान की जाती थी, लॉन्चर के ही द्वारा लॉन्च किया जाता था, समझ लीजिए। ठीक, और उसने किया क्या उस रॉकेट लॉन्चर को? उसने रॉकेट लॉन्चर को टैंकों पर आरोपित किया, यानी टैंकों पर लगाया। इसके पहले आप लोग पढ़ भी चुके हैं कि टैंकों पर रॉकेट लगाए जा रहे थे, लगाए जा चुके हैं। चलिए, और रॉकेट के प्रयोग में सबसे आगे जर्मनी रहा। और जर्मनी के सफल रॉकेट कौन सा था? वही बच्चों जिसके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं, वही है V2, जिसे कहा जाता है जर्मन लॉन्ग रेंज रॉकेट। ये कभी कभी प्रश्न में भी पूछा जाता है कि जर्मनी के लंबी दूरी के रॉकेट का क्या नाम था? V1, V2, G1, G2 कुछ भी दिया जा सकता है। तो समझ लीजिए वो हथियार था V2, जिसकी गति जो है वो थी 3000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रॉकेट वर्तमान में प्रक्षेपास्त्र जैसा ही था। ठीक है बच्चों, चलिए इसकी यह जो है 75 मील की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता था। ठीक है, इसका वजन जो है बच्चों में थोड़ा सा टाइप में गलती हो गई है, ये है वजन या भार, इसका भार था 12.65 टन। और भार वहन क्षमता कितनी थी? ये अपने साथ 1 टन का विस्फोटक ले जा सकता था, अर्थात 1000 किलोग्राम का विस्फोटक ले जा सकता था। और प्रभावित क्षेत्र ये 200 मील तक की दूरी कवर कर सकता था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए सामुद्रिक युद्धों में कौन सी क्रांति आई। सामुद्रिक युद्धों में जो क्रांति आई, जो सामुद्रिक युद्ध का विकास किया, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। पहला नंबर जल सुरंगें। अब इसमें उत्कृष्ट श्रेणी की 2 सुरंगें। जो पहला है चुंबकीय सुरंगें। बच्चों, ये जल सुरंगें क्या होती हैं? एक प्रकार से जल में तैरता हुआ या जल के अंदर डूबा हुआ, जल के अंदर चलता हुआ, जल के अंदर टहलता हुआ एक बम होता था, जो कि जहाज़ों से, पनडुब्बियों से, जो भी उससे टकराता था, चाहे जिससे भी टकरा जाए, उसी से टकरा कर वो विस्फोट करके उसको
नष्ट कर देता था। तो यही है चुंबकीय फुरंगे, पहले उसे जल फुरंगे कहा जाता है, सबसे पहले चुंबकीय फुरंगे। इसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में ही और प्रयोग भी हो चुका था प्रथम विश्व युद्ध में ही। ये फुरंगे जो है जल के भीतर जो है तैरती हुई फुरंगे होती थी, जल में तैरती रहती थी। ये जब लोहे का बना जहाज इन फुरंगों को अपनी ओर खींच लेता था, क्योंकि चुंबक इसमें लगा होता था और जहाज भी लोहे का बना होता था। तो चुंबक और लोहा, आप लोग देखते हैं लोहे को चुंबक खींच लेता है या लोहा चुंबक को खींच लेता है, जो भी छोटा होता है वो खींचकर चला जाता है। तो इसमें क्या होता था कि इन फुरंगों में वो लगा होता था चुंबक, इसीलिए इसको चुंबकीय फुरंगे बोला जाता है। इन फुरंगों में चुंबक लगा होता है। जैसे ही कोई जहाज उस रेंज में उसके क्षेत्र में आता है, वैसे ही ये जहाज, ये चुंबक वाला ये जल फुरंग उससे जो है दौड़कर आकर्षित होकर उससे जैसे ही चपका, वैसे ही वो विस्फोट हो जाता था और विस्फोट होने के बाद जहाज नष्ट हो जाते थे। ठीक, लोहे का बना जहाज इन फुरंगों को अपनी ओर खींच लेता था और टकराने के बाद विस्फोट कर देता था। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो बनी फुरंगे थी उनमें थोड़ा सा अंतर था। ये फुरंगे प्रथम विश्व युद्ध वाली यो जो है जल के ऊपर तैरती रहती थी ऐसे, लेकिन ये जो द्वितीय विश्व युद्ध में जिन फुरंगों का प्रयोग किया गया ये जल के अंदर रहती थी। ठीक, इसे खोज पाना या देख पाना कठिन होता था, इसको हटाने में असुविधा होती थी और वह किसी भी दिशा से नीचे नीचे ही आकर, दाएं बाएं पानी के नीचे से ही आकर जलयान से टकरा जाते थे और टकरा कर इसे नष्ट कर देते थे। और जलफुरंगों के निर्माण में बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जलफुरंगों के निर्माण में जर्मनी सबसे आगे रहा। जलफुरंगों का निर्माण जर्मनी करता था, अब ब्रिटेन केवल उसका जो है प्रतिरोध करता था, इतना ध्यान दीजिएगा। और कुछ समय बाद ब्रिटेन ने सुरक्षा का उपाय भी खोज निकाला। अब सुरक्षा के लिए उसने क्या किया, युद्धपोतों एवं जलपोतों को चुंबकीय विरोधी बना दिया, यानी ऐसी कोई चीज़ को लेप लगा दिया इन जलयानों पर कि वो चुंबक को खींचना ही बंद कर दिए, अर्थात युद्धपोतों को चुंबकीय विरोधी बना दिया। अर्थात लोहे में कुछ लगा दिया गया या किसी चीज़ का लेप कर दिया गया कि उससे चुंबक से कोई मतलब नहीं रहा। ठीक, अगला है ध्वनि फुरंगे। अब देखिए, जब चुंबकीय फुरंगे जो है जर्मनी की अप्रभावी हो गई, चुंबकीय फुरंगे जो है जब असफल हो गई, ब्रिटेन ने इसे जो है असफल कर दिया, तो जर्मनी ने क्या किया, ध्वनि फुरंगों का निर्माण किया। अब ध्वनि फुरंगे क्या करती थी, ये भी उसी तरह एक तैरते हुए बम के रूप में होते थे, तैरता हुआ बम या जल के भीतर बम, ठीक है, जो कि ध्वनि के आधार पर, जो लोहे का जहाज जब चलता था उसके इंजन का जो चलने की आवाज़ आती थी उससे वो क्या करता था, आवाज़ के आधार पर ये उनसे जाकर टकरा जाता था और विस्फोट कर देता था। तथा ध्वनि के आधार पर जलयानों को ये फुरंगे नष्ट करने लगी। अब ब्रिटेन ने क्या किया, इससे बचने के लिए ये कृत्रिम ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र की खोज करके, एक यंत्र का निर्माण करके ध्वनि फुरंगों के यानी जहाज़ों के आगे चलाता था और वही जो है आवाज़ पे ये फुरंगे जो है उसी को नष्ट कर देती थी, तो जहाज़ जो है बच जाता था। अर्थात ब्रिटेन ने कृत्रिम ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों की खोज करके ध्वनि फुरंगों को भी विफल कर दिया। अब ध्वनि फुरंगे विफल हो गई तो जर्मनी ने फिर से बनाया, वो क्या है, अयफ्टर फुरंगे। ये क्या है, दाब के सिद्धांत पर आधारित। बच्चों, चुंबकीय आधार पर पहले बनाया, वो भी सफल हो गया। उसके बाद वो ध्वनि के आधार का जो फुरंगों को बनाया, ध्वनि के आधार सिद्धांत पर, वो भी असफल हो गया। अब प्रेफर के सिद्धांत पर इसने बनाया, जिसे बोला जाता है अयफ्टर फुरंगे। अयफ्टर फुरंगे कैसे होती थी, दाब के सिद्धांत पर। ठीक, अब ब्रिटेन ने इसको असफल करने के लिए कृत्रिम दाब उत्पन्न करने वाले यंत्रों का उपयोग करके इसे भी समाप्त कर दिया। कहने का मतलब, जिस क्षेत्र में जहाज चलता था उस क्षेत्र में जल का दाब थोड़ा सा बढ़ जाता था। नीचे है तो नीचे दबाव बढ़ेगा जल का, ऊपर जहाज है। दाएं बाएं चलने की दिशा में जो है थोड़ा सा दाएं बाएं भी उस दाब का प्रभाव जो है
पड़ता था, वो भी बढ़ जाता था। तो ऐसी स्थिति में ये विस्फोट कर देती थी। तो ब्रिटेन ने क्या किया, आगे कृत्रिम यंत्र उत्पन्न कर दिया। कृत्रिम यंत्र आगे चलने लगे, जब वहाँ से दाब उत्पन्न होने लगा तो कृत्रिम उपकरण जो है उसके नष्ट होने लगे, अर्थात ओरिजिनल चीज़ बच गई, डुप्लीकेट चीज़ उनसे नष्ट होने लगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम लोग पढ़ेंगे उन्नत पनडुब्बियाँ। पनडुब्बियों के क्षेत्र में पनडुब्बियों का निर्माण तो बहुत पहले से ही हो चुका था। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे 1620 में ही एक डच इंजीनियर ने बनाया था, कोमेल जैकब जून ड्रेबेल ने। ठीक है बच्चों, इसका नाम याद रखिएगा, ड्रेबेल। इसी ने बनाया था पनडुब्बियों को। वो भी प्रारंभिक रूप था जब लकड़ी का बनाया था, बाद में बहुत सारा। और वहाँ पर उन्नत पनडुब्बियों का क्या मतलब था कि पनडुब्बियों का निर्माण तो हो चुका था, लेकिन पनडुब्बियों पर टारपीडो को लगाया गया और पनडुब्बियों द्वारा टारपीडो के आक्रमण करके युद्धपोतों को नष्ट किया जाता था। कहने का मतलब युद्धपोत चल रहा है, पनडुब्बियाँ बहुत दूर से जो है जल के नीचे छुपकर आकर नीचे 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 आकर वो जो है बिल्कुल जहाज के नीचे चली जाती थी, तली में। और वहीं तली से जो है जहाज के काफ़ी नीचे से वो टारपीडो छोड़कर जहाज की तली में छेद कर देती थी। तब जहाज की तल में छेद हो जाता था तो पानी भरने लगता था, और पानी भरने लगता था तो वो डूब कर ही वो मर जाते थे, जहाज डूब जाता था। अब देखिए पनडुब्बी विरोधी अस्त्र बनाया गया। पनडुब्बी विरोधी यानी पनडुब्बी जब बना तो पनडुब्बियाँ जो है जलयानों को डुबोने लगी। तो पनडुब्बियों को जो है डुबोने के लिए क्या क्या बनाया गया। पहला नंबर ये जल बम। ये क्या होता था कि ये पानी के अंदर एक निश्चित दूरी पर विस्फोट कर जाते थे और उन गहराइयों में छुपी पनडुब्बियाँ स्वयं ही नष्ट हो जाती थी। लेकिन इससे कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पनडुब्बियाँ छुपी हैं। कितना बड़ा समुद्र है, पता नहीं कहाँ पनडुब्बी हैं कहाँ नहीं। हाँ, इसका प्रयोग वहाँ किया जाता था जहाँ किसी पनडुब्बी के होने की संभावना होती थी, वहीं पर जल बम का प्रयोग किया जाता था। तो ये पानी के अंदर जाता था और निश्चित दूरी पर, यानी एक दाब का जो प्रभाव होता था कि निश्चित ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रेशर वहाँ पड़ता था तो वहाँ पर एक विस्फोट हो जाता था और उसके दाएं बाएं नीचे आसपास जो भी पनडुब्बी छुपी होती थी वो समाप्त हो जाती थी। और दूसरा जो है वो है एफडिक या सोनार। एफडिक या सोनार। अब ये सोनार क्या होता था, ये पानी के अंदर छुपी पनडुब्बियों को खोजने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता था और इस यंत्र में ध्वनि तरंगें परावर्तन के लिए प्रयुक्त की जाती थी। जहाँ पे जो है परावर्तित हुई तरंगें, बिल्कुल रडार सिस्टम जैसा, ध्वनि तरंगें जहाँ से टकरा कर वापस लौटने लगी वहीं समझ लिया जाता था कि इस क्षेत्र में कुछ है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टारपीडो। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध में इसे विस्फोटित, क्योंकि टारपीडो का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में भी किया गया था और प्रथम विश्व युद्ध में क्या किया जाता था इसे विस्फोट करने के लिए, इसमें गैस का दबाव जो है, गैस के दबाव का प्रयोग किया जाता था, जिसका प्रभाव क्या होता था कि पानी के अंदर से बुलबुले निकलने लगते थे। जब पानी के अंदर से बुलबुले निकलने लगते थे तो बाद में क्या हुआ, कुछ जहाज टकराए, लेकिन जब देखने लगे कि वो जो बुलबुले निकल रहे हैं वहाँ पे खतरा है तो उन बुलबुलों को देखकर जो है जहाज अपना रास्ता बदलने लगे। और जब ये बुलबुले दिख रहे हैं सामने ही तो ये माना जाता है यहाँ कोई खतरा है। अब इसे देखकर जलयान अपना रास्ता बदल देते थे और जर्मनी द्वारा फिर विद्युत टारपीडो का निर्माण एवं प्रयोग किया गया। विद्युत टारपीडो का प्रयोग जो कि काफ़ी हद तक सफल रहा। जर्मनी द्वारा ध्वनि आधारित टारपीडो का प्रयोग, जर्मनी ने विद्युत टारपीडो का भी प्रयोग किया सफलतापूर्वक और ध्वनि आधार पर भी टारपीडो का प्रयोग किया, जो जलयान की ध्वनि के आधार पर आगे बढ़ते थे। बिल्कुल उसी तरह जल सुरंगों की तरह ये भी एक प्रकार के जल सुरंग ही थे। ठीक, चलिए अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने हवाई टारपीडो का प्रयोग किया था बच्चों। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने हवाई टारपीडो का भी निर्माण किया, अर्थात हवाई जहाज पे टारपीडो छोड़ने की प्रक्रिया का प्रारंभ किया। अब देखिए विमान, आगे पढ़ते हैं हम लोग विमान वाहक पोत। बच्चों हम लोग याद रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं सामुद्रिक विकास के बारे में, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में समुद्र के विकास में
किन किन उपकरणों का प्रयोग किया गया, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में जो जल वाले उपकरण प्रयोग किए गए उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, नौसैनिक युद्ध में किन किन हथियारों का प्रयोग किया गया। चलिए आगा है विमान वाहक पोत। बच्चों सभी जानते हैं इतना बड़ा विमान जहाँ पे जो इतना बड़ा जलपोत जहाँ पे विमान जो है उड़ान भर सके, अर्थात ये क्या होता था, समुद्र में तैरता हुआ एक हवाई अड्डा। जैसे हवाई अड्डे पर से हवाई जहाज़ उड़ान भरते हैं, वैसे समुद्र के अंदर एक तैरता हुआ हवाई अड्डा, उसे कहा जाता है विमान वाहक पोत। अर्थात इतना बड़ा जलपोत कि वहाँ से विमान जो है गति करते हुए आसमान पर उड़ते थे और जाकर शत्रुओं के जो है जलपोतों पर बमबारी कर देते थे। बमबारी करने के बाद आकर फिर से अपने विमान वाहक पोत पर उतर जाते थे। एक प्रकार से इसीलिए कहा जाता है कि ये समुद्र में तैरता हुआ एक हवाई अड्डा था और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा इसे निर्मित किया गया। ये दोनों कार्य करता था, जलयान का भी कार्य एवं हवाई अड्डे का भी कार्य। कहने का मतलब जलयान का कार्य वो चलता तो था ही, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाता था, सैनिकों को भी ले जाता था, लेकिन हाँ हवाई अड्डे का भी कार्य इसलिए करता था, एक प्रकार से ये उस पर हवाई एयरफोर्स और जो है दोनों कार्य कर सकते थे, नौसैनिक और एयरफोर्स। ठीक है। विमान वाहक पोतों ने उड़ान भर कर क्या करते थे, विमान वाहक पोतों से उड़ान भर कर ये जो लड़ाकू विमान होते थे अन्य जलयानों एवं वायुयानों पर आक्रमण करते थे और आक्रमण करके जो है फिर आकर अगर बचे रहते थे तो फिर से आकर अपने विमान वाहक पोत पर उतर जाते थे, फिर इकट्ठा अपना तेल ओल लिए, फिर अटैक के लिए उड़ना शुरू कर दिए। तो ये प्रक्रिया विमान वाहक पोत से होती थी कि जल के अंदर ये एक प्रकार से हवाई अड्डा होता था। चलिए थोड़ा सा V1 और V2 के बारे में भी पढ़ लेते हैं बच्चों। V1 V2 क्या है, वही जर्मनी का उड़न बम, जर्मनी का लॉन्ग रेंज रॉकेट V1 एवं V2। पहले V1 के बारे में, यह रॉकेट प्रणाली पर आधारित एक जेट इंजन युक्त बम था। इसे कहा जाता है उड़न बम, हालांकि दोनों ही उड़न बम थे। इसकी गति 400 मील प्रति घंटा थी। इसका भार 6000 पाउंड, 1 पाउंड बराबर लगभग 400 ग्राम होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। आक्रमण की प्रभावी दूरी इसकी होती थी 200 मील। ये भूमि से 3000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता रखता था। और V1 हथियार जो है जर्मनी के द्वारा भारी मात्रा में ब्रिटेन पर प्रयोग किए गए, परंतु असफल, यानी 8000 प्रयोग में केवल 2400 ही वो है सफल हुए थे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें क्या किया, जर्मनी ने V2 नामक लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार का निर्माण किया। V1 हो गया और V2 हो गया। ठीक, V2 हथियार को ही कहा जाता है जर्मन लॉन्ग रेंज रॉकेट। बच्चों आपको इसके पहले बता चुके हैं, शायद हम ये भी बता चुके हैं इसका भार या वजन कितना होता था, 12.65 टन। गति कितनी होती थी, 3000 मील प्रति घंटा। आक्रमण की प्रभावी दूरी कितनी थी, 200 मील। भूमि से लगभग 75 मील ऊपर जो है उड़ने की इसमें क्षमता मौजूद थी। ठीक है बच्चों, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्रिटेन जो है इन्हीं उड़न बमों से बचने के लिए और जर्मन विमानों से बचने के लिए रडार की खोज की थी। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में परमाणु युद्ध का भी निर्माण कर दिया गया था। अब परमाणु युद्ध का निर्माण भी किया गया था और उनका प्रयोग भी कर लिया गया। हालांकि इसके बारे में हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं बच्चों। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु युग का प्रारंभ हो जाता है और प्रथम परमाणु बम का निर्माण एवं परीक्षण अमेरिका ने किया 16 जुलाई 1945 को, याद रखिएगा। परीक्षण स्थान परियोजना जो है वो है मैनहट्टन परियोजना के अंतर्गत, जिसके अध्यक्ष थे ओपेनहाइमर। ठीक है, परीक्षण स्थान था अल्मोराडो, ये न्यू मैक्सिको में स्थित है। अमेरिका के न्यू मैक्सिको की भूमि पर अल्मोराडो नामक स्थान पर परमाणु बम का परीक्षण किया था और उस परीक्षण का इन्होंने नाम क्या दिया था, ट्रिनिटी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए, हर प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, किसी भी प्रश्न की कीमत कम नहीं है। और परमाणु बम का निर्माण कौन किया था, ऑटो हान ने।
ठीक। और 6 अगस्त एवं 9 अगस्त 1945 के 2 जापानी नगरों अमेरिका एवं नागासाकी पर अमेरिका द्वारा प्रयोग भी किया गया, जहां पर महाविनाश हुआ था। इसके पहले बच्चों हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं विस्तार से। और परमाणु बम के निर्माण से पारंपरिक एवं छोटे अस्त्रों का महत्व भी सीमित हो गया। ठीक है बच्चों। अब देखिए परमाणु बमों के आतंक का क्या प्रभाव था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। यूएनओ का मतलब होता है बच्चों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक। कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को। बच्चों ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब हुआ? ठीक है, ये कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य क्या था बच्चों? उद्देश्य इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। आने वाली संततियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना अर्थात युद्धों से बचाना ही संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों से जो तबाही हुई थी उसे सबने अपनी आंखों से देखा था। ठीक है बच्चों, चलिए ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ बच्चों। कहने का मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में जो संस्था आई, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस संस्था का जन्म हुआ, ठीक है, वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक। उद्देश्य क्या था? आने वाली संततियों को युद्ध की विभीषिका और भयानकता या महाविनाश से बचाने के लिए। तब से आज तक ये अपने कार्य में लगा हुआ है। इसीलिए अभी तक तीसरा विश्व युद्ध भी नहीं हुआ, क्योंकि ये संभावना है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो परमाणु हथियारों का प्रयोग होगा। इसीलिए जो है ये कहा भी गया है, आइंस्टीन ने कहा है, अगर तृतीय विश्व युद्ध परमाणु हथियारों से हुआ तो समझ लीजिए कि आगे उसके बाद कोई भी युद्ध जो है लाठी और डंडे और पत्थरों से ही लड़ा जाएगा, क्योंकि सभ्यता पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी। बच्चों लॉर्ड ग्रे ने कहा है कि अगर सभ्यता इन हथियारों का विनाश नहीं करती, किसका? परमाणु हथियारों का, महाविनाशक हथियारों का, तो ये परमाणु हथियार संपूर्ण सभ्यता को ही नष्ट कर देंगे। अर्थात अगर हम उनको नष्ट करेंगे, अगर हमने उनको नष्ट नहीं किया तो हमको नष्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ये चैप्टर समाप्त हुआ। आगे हम लोग फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बच्चों आराम से आप लोग पढ़िए, लिखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके।